हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन 2.0। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 7th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने यान भैया बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो खुशी खुशी अपनी बहन को लेने वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर ऊत की बहन काम कर रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं, पल भर में उनकी खुशी भयंकर गुस्से का रूप ले लेती है। वो देखते हैं कि एक हाफ गंजा बूढ़ा उसकी बहन को गंदी नजरों से घूर रहे थे और ना ही से घूर रहे थे, उसे छेड़ भी रहे थे। और बस इतना देखते ही बिना ज्यादा वक्त गवाए दरवाजा तोड़ के वो अंदर आ जाते हैं और उस बुढ़े के थोबड़े पर एक लात मारते हैं और उसके इम्पैक्ट से बुढ़ा दूर जा फिकता है। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे संभालने लगते हैं। लेकिन अभी भी उसकी बहन को अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि अपने भैया की चिंता थी कि आखिर अपने यान भैया के साथ क्या होगा, क्योंकि असल में यह हाफ गंजा बूढ़ा इस फैक्ट्री का मैनेजर था। इसीलिए उसकी बहन को अपने यान भैया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन अपने भैया तुरंत उसे आश्वस्त करती है और कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। तभी वो गंजा बूढ़ा अपने लुटे पीटे हालत में अपने यान भैया को धमकी देने लगता है। छोरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज तो तुझे मैं मार ही डालूंगा। इतना बोलते ही वो किसी को फोन लगाने लगता है, जिसे देखकर अपने भैया की बहन क्वीन फिर से पैनिक हो जाती है। लेकिन वह दूसरी तरफ हवीन भाई तो मन ही मन हंसे जा रहे थे। वाह भाई वाह, ये बुढ़ा तो ओखली में सट डालने जा रहा है। इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर 10-12 मुश्टंडे आ जाते हैं और उस गंजे बूढ़ों का इशारा मिलते ही अपने यान भैया पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन अब बेचारों को क्या पता कि वो किसी बच्चे से नहीं बल्कि अपने बाप से पंगा ले रहे हैं। अब जिससे लड़ने में दर्जनों गुंडे, यहाँ तक कि मास्टर फैंग जैसे इतने बड़े क्विगोंग मास्टर की हालत भी खस्ता हो जाती है, तो ये 10-12 चूजे उनका क्या ही उखाड़ लेंगे। और फिर क्या था, लगे हाथ अपने यान भैया भी इन सब की खुजली मिटा देते हैं। बाहर मौजूद लोगों को समझ में आ रहा था कि अंदर किसी की अच्छी खासी कुटाई चल रही है। सबको लग रहा था कि अपने भैया की कुटाई हो रही है, इसलिए सबको अपने भैया पर बड़ी दया आ रही थी। उन सबको पता था कि मैनेजर बहुत बड़ा कमीना है और वो चाहे तो अपने ब्रदर इन लॉ की सपोर्ट से वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगले ही पल दरवाजे और खिड़की को तोड़कर कई सारे बंदे उड़ते हुए किसी पके हुए आम की तरह जमीन पर गिरते हैं और अपने भैया ने भी अंदर मौजूद सभी गुंडों की हालत किसी धोबी के कुत्ते जैसी कर दी थी, जिसे देखकर सभी के सभी भौचक्के रह जाते हैं। जब अपना हीरो अपनी बहन को संभालने में लगा था, तभी टकला बुढ़ा वहां से निकलने की फिराक में था। लेकिन अपना हीरो तुरंत ही उन्हें रोक लेता है और उसके पास ही के दीवार में एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिस दौरान दीवार पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और जिसे देखते ही बुढ़े की पतलून ढीली हो जाती है। वो तुरंत अपने भैया के पैर पकड़कर उनसे माफी की भीख मांगने लगता है। तभी क्वीन अपने भैया के पास आ जाती है और उस बुढ़े को माफ करने के लिए कहता है। यान भैया अपने बहन को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि उसकी बहन किसी का भी बुरा नहीं चाहती, इसलिए मजबूरन उस बुढ़े को ना चाहते हुए उन्हें जाने देना पड़ता है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं फैक्ट्री का डायरेक्टर, जिसके सर पर पूनम का चांद उग चुका था। जिसे देखते ही टकला बुढ़ा तुरंत उसके पास चले जाते हैं और किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए उनसे शिकायत करने लगता है। ब्रदर इन लॉ, इस लड़के ने मुझे मारा। तभी टकला डायरेक्टर भी पूछता है, तो किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मारे? लेकिन इसके बाद भी अपने भैया बड़ी आराम से खड़े हुए थे, किसी सभ्य व्यक्ति की तरह, मानो कुछ देर पहले उन्होंने किसी भी गुंडे की पिटाई की ही ना हो। तभी क्वीन अपने भैया के सामने आ जाती है और कहता है, पहले आपके ब्रदर इन लॉ ही मुझे छेड़ रहे थे,
इसीलिए यैन ने उसे मारा। ये सुनकर टकला बुढ़ऊ भड़क जाता है और अपने टूटे फूटे हालत में ही अपने यैन भैया की बहन को धमकी देने लगता है, पहले ये बच्चा जेल चला जाए, उसके बाद मैं तुझे देखती हूँ। वो ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी अचानक एक जूता सीधा उसके थोबड़े पर आकर लगता है, जिससे बेहद ही मनमोहक सुगंध आ रही थी। जब वो गुस्से से इस काम को करने वाले पर दहाड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर अपने पीछे पड़ती है, जहाँ पर दर्जनों वर्कर्स उसे किसी खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, और जिसे देखते ही बुड्ढे की पतलून ढीली हो जाती है। ये वही मजदूर थे जिनके साथ इस बुढ़े ने आज तक गलत किया था, और आज जब इन्हें मौका मिला इस कमीने से बदला लेने का, तो वो भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं और जूता, चप्पल, अंडे, केले, मोजे, जो कुछ भी उनके हाथ में आता है वो सब कुछ उस पर फेंकने लगते हैं। तभी टकला डायरेक्टर उन सभी को काम से निकालने की धमकी देने लगता है। डायरेक्टर को अभी भी उस कमीने का बचाव करते देख अपने हीरो को तो अंदर ही अंदर भयंकर गुस्सा आ जाता है। तब वो बोलता है, डायरेक्टर, पहली बात तो ये कि ये बुढ़ा सबकी नजरों में अब गिर चुका है और फिर भी आप इसे बचा रहे हैं। ये सुनकर टकला डायरेक्टर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, फूटी किस्मत मेरी कि ये बुढ़ा मेरा ब्रदर इन लॉ है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी कुटाई की तो घर पर मेरी अच्छी खासी कुटाई हो जाएगी। इतना दिमाग में आते ही मजबूरी में वो उस कमीने के हित में कुछ कहने ही वाले थे, तभी उनके पास उनकी सेक्रेटरी आ जाती है और टकले डायरेक्टर के कान में फुसफुसा कर कुछ कहता है, जिससे उनके भेजे में भूसे की जगह थोड़ा सा अकल आ जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये इनके साथ जो बंदा है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो मेयर का बेटा है, और इस वक्त अगर उन्होंने कोई गलत फैसला लिया तो हो सकता है कि वो अपने घर की छटाई से बाल बाल बच जाए, लेकिन उनके बिजनेस और उनके रेपुटेशन की जो छटाई होगी उससे वो कभी नहीं बच पाएंगे। इतना सोचते ही वो समझ जाते कि उन्हें क्या करना है। वहाँ दूसरी तरफ जब टकला डायरेक्टर सोच ही रहा था, अब तो तू गया छोरे, तब अचानक से उसी पल टकला डायरेक्टर सीधा उसके कनपट्टी पर धर के एक दे देते हैं, जिससे एक पल के लिए उसके होश उड़ जाते हैं। वो रोते बिलखते हुए टकले डायरेक्टर से पूछता है, ब्रदर इन लॉ, आप मुझे क्यों मारा? इतना सुनते ही डायरेक्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसकी अच्छी खासी कुटाई शुरू कर देता है, लेकिन उस कमीने के दर्द भरी चीखों पर भी किसी को भी तरस नहीं आता, और वहां पर मौजूद कई सारे बंदे कंफ्यूज थे। ओ भाई, डायरेक्टर अपने ब्रदर इन लॉ को ही क्यों धो रहा है? और आखिरकार जब डायरेक्टर का जोश ठंडा होता है, तब तक तो उस बुड्ढे की हालत किसी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। इतने समय से इस बुड्ढे ने उसके नाक में दम करके रखा था, लेकिन घर में अपनी बीवी के डर से वो इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा था, और जब उसे मौका मिला तब वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता और इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। तभी वो अपने यैन भैया से बड़ी विनम्रता से पूछता है, सर सब कुछ ठीक है ना? अभी इन भाई को समझ में आ चुका था कि डायरेक्टर अचानक से ऐसे पलटी क्यों मार चुका था, इसलिए वो थोड़ा सा मजे लेने लगता है। वो कहता है, देख बे बुड्ढे, मुझे कुछ पता नहीं, अगर मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो अब तक जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और अगर ये मैं डिस्क्रिमिनेटरी कम्युनिटी को दे दूँ तो आगे की कार्रवाई वो लोग खुद ही कर लेंगे। इतना सुनते ही बुड्ढा सत्ते में आ जाता है और तुरंत अपने यैन भैया के पैर पकड़ उनसे माफी की भीख मांगने लगता है। अब उस टकले डायरेक्टर का पहले का वो रुआव पूरी तरह से चला गया था और अब उसकी हालत किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं था। आखिरकार यैन भैया अपनी बहन के कहने पर उस टकले डायरेक्टर को माफ कर देता है, जिसके बाद यैन भैया उस कंपनी से रिजाइन करके सीधा अपनी बहन को लेकर वहां से निकल लेते हैं, जिसे देखकर पब्लिक भी मन ही मन सोचने लगते हैं, ओ भाई बच्चा तो साहब बन गया। तभी रास्ते में यैन भैया की बहन क्वीन उनसे बड़ी मासूमियत से पूछता है, यैन अब हमने काम छोड़ दिया तो अब हम क्या करेंगे? तभी यैन भैया उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, फिकर नॉट डेली, मैंने बहुत सारे कीमती जेट बेच दिए हैं, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। तभी क्वीन उससे धीरे से पूछती है, अच्छा तुम्हें कितने पैसे मिले? तभी अपने भैया बड़ी आराम से कहते हैं, फ्यू मिलियंस। फ्यू मिलियंस?
जिसे सुनकर क्वीन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने भैया के गले को पकड़ पकड़ कर उनसे कंफर्मेशन मांगने लगती है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और बेचारे अपने भैया का तो जिससे दम घुटने लगता है। कुछ देर बाद वो तीनों एक बड़े से मॉल में होता है, जहाँ पर मौजूद महंगी चीजों को देखकर क्वीन बहुत ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि पहले वो यहाँ पर कभी नहीं आई थी। लेकिन ये के जोर देने पर वो उन सभी चीजों को देखने लगती है और अपनी पसंद की चीज को लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस में बाहर आती है, जिसे देख देख कर हवीन भाई के दिल में फूल खिल रहे थे। वो अपने भैया से पूछते हैं, यार क्या तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बनाओगे? देखो भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपको मेरी बहन से ही बात करना होगा। तभी हवीन भाई की नज़र उनकी बड़ी सी तोंद पर जाती है, जिसके बाद तो उनका सपनों का महल ताश की तरह बिखर जाता है। जिसे देख कर येन भैया भी उन्हें नसीहत देने लगता है, अबे फिकर नॉट, मैं तुझे फुल्ली सपोर्ट करूंगा। वो लोग ऐसे मस्ती मजाक कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर टपक जाता है लूफी। लूफी को देखते अपने भैया का मूड खराब हो जाता है। वो उससे दहाड़ते हुए पूछता है, अबे साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? जिसे देखकर लूफी भी डरते सहमते हुए इससे कहता है, यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं, प्लीज कोई बवाल मत खड़ा करना। जिसे देखकर अपने भैया भी शांत हो जाते हैं, लेकिन कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? यान भैया बड़ी आराम से जवाब देते हैं, कपड़े लेने, और क्या। अपने भैया की बातें सुनकर और उनके कपड़े देखकर लूफी और उनके साथी में मौजूद आई लड़की दोनों ही हंसी से लोटपोट होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक बाहर आती है क्वीन, जो एक नई ड्रेस में भला की खूबसूरत लग रही थी, और उसे देखकर तीनों ठरकियाई उसे अच्छे से निहारने लगते हैं। लेकिन लूफी के साथ ही आई वो लड़की अच्छी खासी जल भुन जाती है। वह लूफी को लगने लगता है कि अपना हीरो कोई लकी लड़की के साथ आया होगा। यही सोचकर वो अपना नाक खुजाने लगता है। लेकिन जब अटेंडेंट पेमेंट को सक्सेसफुल बताता है, जिसे देखकर तो लूफी और उसके साथ में मौजूद उस लड़की की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन हवीन भाई और येन भाई उन पर जरा सा भी भाव नहीं देते और क्वीन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी लूफी के साथ आई हुई वो लड़की उससे कहती है, डार्लिंग अभी तक मैंने कोई डायमंड नेकलेस नहीं खरीदा है, क्या तुम मुझे वो खरीद दोगे? इतना सुनते ही लूफी भी बड़ी रुआब से कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब देखो कि असली अमीर किसे कहते हैं। लेकिन जब लूफी भैया डायमंड नेकलेस की कीमत सुनते हैं, तब तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तो उस अटेंडेंट को ऐसे देखने लगते कि मानो तो उसने उसकी किडनी ही मांग ली हो। तब वो लड़की बड़ी प्यार से कहने लगती है, डार्लिंग मुझे वो खरीद दो ना प्लीज। अब तो लूफी का बढ़ जाता है बीपी। उसका सबर उसे जवाब दे जाता है। वो भड़कते हुए कहती है, अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना, इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तभी अपने भैया उन दोनों को वहाँ से हटा देते हैं और तुरंत अटेंडेंट को उस नेकलेस की पेमेंट कर देता है और उस नेकलेस को क्वीन को पहना देती है, जिसमें क्वीन बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। और जिसे देख देख कर लूफी का तो बढ़ रहा था बीपी। वो तुरंत उस लड़की को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन लड़की भी अब समझ चुकी थी कि कौन अमीर है और कौन गरीब, इसलिए अगले ही पल वो लूफी के निचले हिस्से पर एक लात मारते हैं। कच करके अंडे टूटने की आवाज आती है और एक छोटे से नेकलेस की उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद वो लड़की अपने भैया के पास आ जाती है और उसे बड़ी प्यार से कहने लगती है, हैंडसम क्या तुम मुझे एक डायमंड नेकलेस दिला सकते हो? इसके बदले आज रात तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। और बस इतना सुनना था कि अपने येन भैया की बहन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।